जैसे कृष्णा ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत अपन केदारनाथ अग्रवाल की रचना कल पढ़ना शुरू किया था। चंद्र गहना से लौटते हुए, अर्थात चंद्र गहना से आते समय क्या हुआ था कि कवि बीच रास्ते में खेतों की मुंडेर पर बैठ करके प्राकृतिक सौंदर्यता को निहार रहा था। उस प्राकृतिक सुषमा में अपने आप को डुबो करके वो आनंदित महसूस कर रहा था। उसी क्रम में आगे कवि क्या लिखते हैं, कल देखा था कि उसने चारों ओर खेत खलियान फैले हुए हैं, जिसमें चने के झाड़ है, अरहर है, सरसों है, और इन सब का उसने संबंध मनुष्य के साथ जोड़ा था। आज उसी क्रम में वहीं बैठे बैठे कवि आगे क्या देखता है और क्या सोचता है उस प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में, उसी की चर्चा आगे के पद में की है। तो देखिए केदारनाथ जी क्या लिखते हैं कि एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा, एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा आंखों को है चमकाता। उस देखता है पोखर के किनारे बैठे बैठे कि एक बहुत बड़ा सफेद खंभा है। वो सफेद खंभा उसे चांदी के समान प्रतीत होता है, और जब उसके ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो रिफ्लेक्शन आकर्षण के कारण उसकी आंखों में एक चमक उत्पन्न होती है। हम देखते हैं कि कांच के सामने सूर्य में हम देख नहीं सकते, तो उसी प्रकार का उस पत्थर के ऊपर भी सूर्य की जब किरणें पड़ती है तो प्रति आकर्षण होकर के वे किरणें आंखों में चुभती है, चमक उत्पन्न करती है। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा आंखों को है चमकाता है, कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी। उस पोखर के किनारे बहुत सारे और अन्य पत्थर हैं, वे चुपचाप ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उस पोखर का पानी पी रहे, अर्थात वे पोखर के अंदर डूबे हुए हैं। और कभी उन डूबे हुए पत्थरों को देख करके ऐसी कल्पना कर रहा है कि वे पत्थर शायद उस पोखर का पानी पी रहे हैं। प्यास जाने कब बुझेगी, अब उन पत्थरों की प्यास जाने कब बुझेगी। निरंतर इस पानी को पी रहे हैं, किसके पानी को, पोखर के पी। अब उस पोखर किनारे और क्या है कि चुप खड़ा बुगला डुबाई टांग जल में। उसी किनारे एक बुगला एक टांग जल में डुबाई एक टांग पर खड़ा है। चुप खड़ा बुगला डुबाई टांग जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है। मीन कहते हैं मछली को। पोखर के किनारे खड़ा एक बुगला ध्यान मग्न है। आपने देखा होगा बुगला चुपचाप आंखें बंद करके खड़ा रहता है, ऐसा लग रहा है कि बुगला सोया हुआ है। ध्यान निद्रा, ध्यान रूपी नींद, अर्थात बनावटी या नकली नींद में होता नहीं है, लेकिन दिखावा इस प्रकार का करता है जैसे वो सोया हुआ है। देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता, जैसे ही देखता है कि पानी में कोई हरकत, चंचल कहते हैं अस्थिर, चंचल कहा जाता है अस्थिर, जैसे ही पानी में कोई मछली चंचलता दिखलाती है वो अपनी ध्यान निद्रा को त्याग देता है। और त्याग कर क्या करता, चट दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता, मछली को पकड़ के खा जाता। चट फौरन हाथों हाथ चट जल्दी से चट दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता है। उस मछली को, उस मीन को पकड़ करके अपने हलक के नीचे उतार देता है। अब और क्या देख रहा कि एक कोमल माथ वाली चतुर चिड़िया, एक कोमल माथ वाली चतुर चिड़िया, चतुर यानी चालाक, माथ कहते हैं मस्तक को, सिर को, एक काले सर वाली एक चतुर चिड़िया, श्वेत पंखों के झपटे मार फौरन, श्वेत यानी सफेद रंग के पंखों को फैला करके झपाटे मार फौरन, जल्दी से झपाटा मार करके, झपटा मार करके टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। टूट पड़ना, उसके ऊपर आक्रमण करना। टूट पड़ना क्या कहते हैं, आक्रमण करना। कहाँ पर, भरे जल के हृदय पर। अब जल का हृदय कौन सा होता है, उसके बीच में, पोखर के बीचों बीच में भरे जल के हृदय पर एक उजली चटुल मछली, चटुल कहते हैं फुर्तीली, उजली यानी सफेद, एक सफेद मीन, एक सफेद मछली जैसे चंचलता करती हुई नजर आती है जल के बीच में, पोखर के बीच में, वो काले मस्तक वाली चतुर चिड़िया उसके ऊपर झपट्टा मारती है। एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन, जल्दी, फौरन यानी बहुत जल्दी, टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। उस जल के हृदय पर टूट पड़ती है, आक्रमण कर देती है। कब, एक उजली चटुली मछली जब उसे दिखाई देती है, एक फुर्तीली सफेद मछली दिखाई देती है, चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। अपनी पीली चोंच उस मछली को दबाकर
गगन में उड़ जाती है। अब देखिए इसका भाव क्या है। ये तो था शाब्दिक अर्थ कि एक काले माथे वाली चिड़िया जिसके पंख सफ़ेद है, जिसकी चोंच पीली है, वो पोखर के बीच में जब मछली को देखती है तो उस पर टूट पड़ती है, आक्रमण करती है, अपनी पीली चोंच में दबाकर आकाश में गगन में उड़ जाती है। ये तो था इसका शाब्दिक अर्थ। भावार्थ क्या है इसका? भावार्थ ये कवि कहना चाहता है कि एक पोखर में अनेक प्रकार के पक्षी अपनी जीविका का निर्वहन करते हैं। वे वहाँ पर शिकारी पक्षी शिकार करने के लिए आते हैं, शिकार करके अपने पेट पालन करते हैं। और यहीं से भूमि ऊंची है जहाँ से रेल की पटरी गई है। पोखर के पास की जो भूमि है, जमीन है, वो थोड़ी सी ऊंची है, ऊपर उठी हुई है, और उसी ऊपर उठी हुई भूमि के ऊपर से रेल की पटरी गई है, रेल मार्ग है, रेल की पटरियाँ बिछी हुई है। ट्रेन का टाइम नहीं है, हालांकि ट्रेन आने का, रेल आने का अभी कोई समय नहीं है। अब देखिए कविता हिंदी की, लेकिन इसमें अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। जैसे ट्रेन है, टाइम है, ये क्या है? अंग्रेजी शब्द है। ट्रेन यानी रेल, टाइम यानी समय। इनका प्रयोग क्यों किया गया कि ताकि कवि का उद्देश्य है कि आम बोलचाल की जो भाषा है, सामान्यतः जो मनुष्य आम बोलचाल में जो शब्द काम में लेते हैं, उन्हीं शब्दों को इस कविता में काम में ले, ताकि पढ़ने वाले को, पाठक को अर्थ जानने में कोई अधिक कठिनाई या तो मेहनत नहीं करनी पड़े। अब यदि इसके स्थान पर वो लिख देता कवि कि ट्रेन का टाइम नहीं है, तो यह क्या, लोकपथगामिनी का समय नहीं है, तो कई लोगों को समझ में नहीं आता, क्योंकि लोकपथगामिनी बोलचाल की भाषा का शब्द नहीं है। इसलिए क्या लिखा उसने? ट्रेन का टाइम नहीं है, गाड़ी आने का अभी कोई समय निश्चित नहीं है, कब आएगी कब जाएगी इसका कोई समय निश्चित नहीं है। या स्वतंत्र हूँ मैं, या स्वतंत्र हूँ मैं, स्वतंत्र हूँ, क्योंकि गाड़ी का अभी कोई समय नहीं है और जाना नहीं है, और मुझे कहीं जाना नहीं है, तो मैं यहाँ बैठ करके इस प्राकृतिक, इस नैसर्गिक सौंदर्य का केवल आनंद लेना चाह रहा हूँ। मुझे इसमें बहुत आनंद की अनुभूति भी हो रही है। ट्रेन का भी समय है नहीं, काफ़ी समय मेरे पास है, और मुझे जाना भी कहीं नहीं है, तो क्यों नहीं यहीं बैठ करके मैं इस समूचे वातावरण का आनंद लूटा हूँ। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियां। अब चित्रकूट के चारों ओर अनगढ़, जिसे गढ़ा न गया हो, तो उबड़ खाबड़, गढ़ दे तो तराश देना, गढ़ना यानी तराशना, किसी की आकृति विशेष में डाल देना। अनगढ़ जिसे तराशी नहीं गई हो, जो उबड़ खाबड़ हो। चित्रकूट के चारों ओर अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ी, चौड़ी तो है लेकिन उनकी हाइट ज्यादा नहीं है, ऊंची कम, चौड़ी चौड़ी पहाड़ियां दूर दिशाओं तक फैली है बांझ भूमि पर। और वे पहाड़ियां कैसे दूर दूर तक जो पहाड़ियां नजर आती है, ये बांझ भूमि, बांझ यानी बंजर भूमि, उन पर कुछ उत्पन्न नहीं होता। उत्पन्न हो रहा है तो क्या उत्पन्न हो रहा है? इधर उधर रीवा के पेड़, कांटेदार कुरूप खड़े हैं। रीवा एक कांटेदार पेड़ होता है जो पहाड़ी इलाके में पाया जाता है, ठीक है नहीं? तो इधर उधर बिखरे हुए, वो भी कोई घने नहीं, इधर उधर, कोई 2 पेड़ इधर है तो 4 पेड़ उधर है, तो अलग अलग फैले हुए रीवा के पेड़ है जो कांटेदार है, कुरूप है, दिखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं है। सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता, इसी बीच कानों में रस टपकाता, रस मिठास बोलता, रस टपकाने यानी मिठास बोलता, कानों में स्वर सुनाई देता, मिठास बोलता। सुग्गे का स्वर टे 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 टे, सुग्गा कहते हैं तोते को। सुग्गा किसको कहा जाता है? तोते को। उसी समय अचानक जब मैं उन पहाड़ियों की ओर, कांटेदार वृक्षों की ओर देख रहा हूँ, तभी अचानक मेरी कानों में सुग्गे का स्वर, तोते का स्वर सुनाई देता, जो बड़ा मधुर है, टे 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 टे, तोता जो बोलता है। वनस्थली का हृदय चीरता, उठता गिरता सारस का स्वर। उसी बीच और भी स्वर सुनाई देते हैं, अलग अलग प्रकृति के आनंद ले रहा है, तो कभी उसे तोतों के स्वर सुनाई देते हैं। उसी बीच में, उसी समय उसको क्या दिखाई देता? वनस्थली का हृदय चीरता, उस वन भूमि के हृदय को चीरता हुआ, उसकी निरंता को भेदता हुआ, उठता गिरता सारस का स्वर, कभी तेज कभी धीरे, उठता गिरता है, कभी तेज कभी धीरे, स्वर टेटो टेटो, सारस का टेटो टेटो आवाज सुनाई देती है। मन होता है ऊर्जा में। इन सब चीज़ों को देख करके मेरा भी मन होता है कि मैं भी पंख फैला करके उड़ूं नील गगन के नीचे। मन होता है ऊर्जाओं में पर फैलाए सारस के संग, मैं भी पर फैला करके उस सारस के संग गगन की यात्रा करूं, दूर दूर तक उड़ूं, विचरण करूं, और कहाँ तक? जहाँ जुगल जोड़ी रहती है। जुगल
जुगल जोड़ी कहते हैं नर और मादा की संयुक्त रूप से, जहाँ सरसों की जुगल जोड़ी रहती है, नर और मादा दोनों एक साथ रहती है। हरे खेत में, हरे खेतों के बीच में जहाँ सारस की जुगल जोड़ी रहती है, सच्ची प्रेम कहानी सुन लूँ, उनके मध्य होने वाले प्रेमालाप को मैं सुनूं, और वो भी कैसे, चुप्पे चुप्पे, चुपचाप चुपचाप, भंग नहीं हो। इस वातावरण की जो शांति है वो किसी प्रकार की भंग न हो। तो मन मेरा भी करता है कि पंख लगाकर मैं हरे भरे खेतों के ऊपर उठता हुआ नील गगन के नीचे उस स्थान पर पहुंचूं जहाँ पर एक जुगल जोड़ी सरसों की के मध्य प्रेमपूर्वक वार्तालाप होता हो, मैं उनकी बातचीत को चुपके से सुनूं। तो ये सारा परिवेश का वर्णन कवि ने अपनी सरल और सहज शब्दावली के साथ इस कविता के अंतर्गत किया है। तो ये कविता आपकी यहाँ पर समाप्त होती है। इसके पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्नोत्तर दे रखे हैं वे आपको करने हैं, जैसा कि आप लोग कर रहे हैं, काफ़ी बच्चे करके भेज रहे हैं। जो कुछ नहीं कर रहे वो अब से प्रारंभ करें। कोई समस्या हो तो आप हमसे सवाल जवाब करें, हम उसका निराकरण करेंगे। लेकिन काम करोगे, जैसे ही स्कूलें खुलेगी तो आपके ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा, ये बोझ बढ़ेगा नहीं। और आपको जो चीज़ समझ नहीं है आप लिख करके भेजिए कि सर ये टॉपिक ये शब्द है हम मुझे समझ नहीं है, हम उसका निराकरण करेंगे। आशा करता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी इसके होमवर्क पूरा करके आप भेजेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।